इंपॉर्टेंट है करके ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि सजावट का प्रत्यय क्या हो सकता है साथियों, सजावट में क्या प्रत्यय आएगा, मैं कहूंगा आवट जो है ये सजावट में प्रत्यय आएगा। उसके बाद देखिए सरस्वती का आपसे यहाँ पर समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है, तो सरस्वती को शारदा, पार्वती, काली, चंडी क्या कहा जाता है साथियों, मैं कहूंगा शारदा कहा जाता है। ये सरस्वती का समानार्थी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है शारदा शब्द। उसके बाद देखिए पूस की रात ये कहानी है और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन है, मैं कहूंगा मुंशी प्रेमचंद्र ही इसके रचनाकार है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि मधुर शब्द का विलोम इनमें से कौन सा हो सकता है, तो मधुर को विलोम क्या कर्कश होगा, सुनहरा होगा, सुदूर होगा, मीठा होगा, तो मधुर का विलोम सातों कर्कश होता है और कर्कश का विलोम अगर आपसे पूछे तो मधुर आपको बता देना है। उसके बाद देखिए काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या, ये आपने सुना बहुत होगा लेकिन इसका मतलब क्या है ये बताइए। देखिए छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, या दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो आपने अगर ऑप्शन नंबर ए का चयन किया है तो आपने बिल्कुल सही चयन किया है। उसके बाद देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसमें से कौन सा है, बहुत आदमी, पूरा आनंद, सब जंगल, बहुत दूध, मैं कहूंगा साथियों बहुत आदमी, ये क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगर यहाँ पर लिखा होता 5 आदमी, 15 आदमी, 25 आदमी तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता। उसके बाद देखिए साथियों कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कृतज्ञ का विलोम साथियों कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ आपके सवाल का जवाब होगा। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, उसको अकल्पनीय नहीं कहते हैं, नामुमकिन भी नहीं कहते हैं, अकथित भी नहीं कह सकते, उसको अकथ्य कहा जाता है साथियों। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अकथ्य होता है। आंसर आपका डी हो जाता है। उलूक रात को ही जागता है, क्या साथियों अगर बात करें यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है ये उल्लू, उलूक, इसका आपसे बताना है कि इसका तद्भव शब्द क्या हो सकता है, तो इसको साथियों उल्लू कहते हैं। उल्लू को क्या कहा जाता है, उल्लू कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बहुवचन से संबंधित वाक्य इसमें से कौन सा है, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, वह दाता है, देवराज अत्यंत वीर है, प्रेम तुम्हारे मामा है, मैं कहूंगा प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, ये क्या होगा साथियों, ये आपका एक बहुवचन से संबंधित वाक्य हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 लोग हैं। सवाल देखिए अद्भुत रस का स्थायी भाव आपसे पूछा जा रहा है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव उत्साह नहीं होता है, भय नहीं होता है, क्रोध भी नहीं होता है साथियों, विस्मय होता है, तो विस्मय आपका आंसर आना चाहिए था। उसके बाद देखिए हमें अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तन, यानी कि अध्ययन गलत लिखा हुआ है, तो अध्ययन सही कैसे लिखा जाता है, ऐसे 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 नहीं साथियों, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है अध्ययन, बिल्कुल सही तरीके से। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस। देखिए मैं आपसे हर बार कहता हूं अगर कभी भी माँ और है ना, माँ और बच्चे के बीच आपको प्रेम दिखे किन्हीं पंक्तियों में और उसमें रस पूछा जाए तो आप वात्सल्य रस लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ना किलक अरे मैं नेह निहारूं, ये बच्चे से कहा जा रहा है, इन दांतों पर यानी कि उस बच्चे के दांतों पर मैं मोती वारूं, तो कुल मिला के माँ और बच्चे के प्रति प्यार है, तो यहाँ पर आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। उसके बाद देखिए अधचल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, तो इस जो कहावत है इसमें आपको बताना है कि उक्त कहावत के किस भाग में वर्तनी की अशुद्धि है, बताइए। देखिए अधचल गगरी तो सही लिखा हुआ है ना, छलकत जाए, छलकत जाए की अगर बात करते हैं साथियों, छलकत जाए ये सही नहीं लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है छल खत, खत नहीं है साथियों, छलकत होता है। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर दिक्कत ऑप्शन नंबर बी वाले में, और यही आपके सवाल का जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की अशुद्धि से मतलब सकर्मक वाक्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। शीला पत्र लिखती है, लिखती है क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो ये सकर्मक वाक्य की दृष्टि से शुद्ध है। मोहन रोटी खाता है रोटी खाता है, ये भी सकर्मक वाक्य है। दूध पीती है, ये भी सकर्मक वाक्य है। रोना एक अकर्मक क्रिया है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य आपके इस सवाल का जवाब होगा क्योंकि ये सकर्मक क्रिया नहीं है। आंसर आपका डी है। अगला देखिए कह रहे कि उसके बाद देखिए कह रहे कि वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है, इस वाक्य में कारक क्या है। देखिए द्वार द्वार पर आ जाए या में आ जाए तो कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कह रहे कि शब्द है साथियों जन्म मरण, तो जन्म मरण में आपको बताना है साथियों कौन सा समास है। मैंने आपको बताया था कि बीच में अगर योजक चिन्ह आपको दिखेगा तो आप द्वंद्व समास लगा देंगे, यानी कि आंसर आपका बी हो जाता है। कलंक का उपयुक्त एकार्थक शब्द साथियों क्या हो सकता है, तो कलंक की अगर बात करते हैं साथियों इसका एकार्थक शब्द मैं कहूंगा अपकीर्ति हो जाएगा, अपकीर्ति आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला देखिए सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो साथियों कितनी मात्राएं होती हैं विषम पंक्तियों में, मैं कहूंगा 11 मात्राएं होती हैं विषम पंक्तियों में। उसके बाद देखिए कह रहे कि भाववाच्य इसमें से कौन सा है। देखिए एक तो भाववाच्य में क्या नहीं जरूर आएगा और एक से भी आएगा और साथियों नहीं आएगा उस वाक्य में। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है नहीं आया, श्याम पत्र लिखता है नहीं आया, मोहन से बैठा नहीं जाता, देखिए से भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, ये आपका भाववाच्य वाला वाक्य हो जाएगा, यानी कि नकारात्मक होते हैं साथियों भाववाच्य वाले वाक्य। उसके बाद देखिए कौरवी किस बोली को कहते हैं, तो कौरवी कहा जाता है खड़ी बोली को। किसे कहा जाता है, खड़ी बोली
को कहते हैं साथियों कौरवी। इनमें से दंत ध्वनियां कौन कौन सी है? तो मैं कहूंगा ता, था, दा, धा, ना, ये क्या होती हैं? ये साथियों दंत ध्वनियां कहलाई जाती हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए साथियों। उसके बाद देखिए कह रहे कि हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? हिमालय में कौन सी संज्ञा है? तो हिमालय की अगर बात करें इसमें साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मतैक की संधि का उदाहरण है। देखिए मैं कहूंगा अगर कोई भी शब्द आपको दिखे और दो मात्राएं ऐसी आपको दिखे तो वहां पर हमेशा वृद्धि संधि ही होगी। अगर एक मात्रा आपको दिखे तो वहां पर हमेशा साथियों गुण संधि होगी, है ना। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि गाय मीठा दूध देती है, किस वाक्य का यह वाक्य किस काल का है? गाय मीठा दूध देती है सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, तात्कालिक वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है? मैं कहूंगा ये सामान्य वर्तमान काल वाला वाक्य है, गाय मीठा दूध देती है। उसके बाद देखिए सर्प का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है? तो सांप को क्या कहा जाता है साथ? तो सर्प की अगर बात करते हैं उसको व्याल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? व्याल भी कहते हैं। व्याल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। विज्ञ का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो विज्ञ का विलोम अगर आपसे पूछे तो अग्ग बता देना, और अग्ग का विलोम आपसे पूछे तो विज्ञ बता देना, यानी कि आंसर आपका सी होगा। धार्मिक में प्रत्यय क्या है साथियों बताइए? तो धार्मिक की अगर बात करते हैं साथियों इसमें अंत में जो है ना वो एक प्रत्यय आ जाएगा, एक प्रत्यय आ जाएगा, तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्यों कब इनमें सर्वनाम के उदाहरण है? तो साथियों ये कैसे सर्वनाम है? तो क्यों कब इनसे साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है, इन शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपके साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। क्यों, कब, है ना, क्या। चलिए अगले नंबर का सवाल देखिए। आपसे कहा जा रहा है कि गंगा को देवनदी कहते हैं और किसको? गंगा के पर्यायवाची से वाक्य पूर्ण करें, आपको बताना है। यानी कि गंगा को देवनदी कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है ये यहां पर लिखना है। मैं कहूंगा मंदाकिनी भी कहते हैं, यानी कि गंगा को देवनदी कहते हैं और मंदाकिनी भी, तो मंदाकिनी भी कहते हैं, ये इसका मतलब है। अगला देखिए पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, ये किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी पंक्ति? ये सवाल आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है साथियों, इस बार भी पूछा जाएगा। तो सचिदानंद वात्स्यायन हीरारंद आगे इनका पूरा नाम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरंग का विलोम क्या होता है? अंत का बही, यानी कि अंत का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? बहिरंग हो जाएगा। ये भी आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। अंधे की लाठी मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों? अंधे की लाठी, भाई ये तो मेरा अंधे की लाठी, अंधे की लाठी, ये यानी कि अंधे की जो लाठी है वही उसका एकमात्र सहारा है। तो मैं कहूंगा इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। आंसर आपका सी होगा। कौन सा वाक्य व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक विशेषण की अगर हम बात करते हैं, नागपुरी केले मीठे होते हैं, व्यक्तिवाचक। उस लड़के को निकाल दो। देखिए लड़का अब हमें नहीं पता साथियों, है ना, ये जातिवाचक आ जाएगा। मेरे 100 रुपए कहाँ गए? प्रत्येक छात्र को किताब दो। यहाँ पर एक चीज की बात चल रही है, यूनिक चीज की, नागपुरी केला। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका एक तरीके से साथियों जो है ना ये आपका व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम तो है, लेकिन नागालैंड नहीं है। तो नागालैंड आपके सवाल का जवाब। कह रहे भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र कितनी है साथियों? तो 18 वर्ष है। अगला देखिए गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहां पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई में स्थित है, लेकिन इंडिया गेट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आपका जवाब होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों मुझे आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखिए भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय स्थित है। अगला देखिए पीतल किनकी मिश्र धातु है? तो पीतल की अगर बात करें तो ये तांबे और जस्ता की मिश्र धातु होती है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो चरकुला, लावा, कोलाट्टम या बिहू? मैं कहूंगा चरकुला की अगर बात करते हैं साथियों ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ये किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये कौन से संगठन द्वारा जारी किया जाता है? मैं कहूंगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है ये। इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथों इसको याद रखेंगे। अगला देखिए राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव ये किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? तो ये साथियों नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं, ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला देखिए उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो मैं कहूंगा 1950 में दिया गया, है ना। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा जो दिया गया वो 1950 में दिया गया। उसके बाद देखिए सेबी की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है, क्या हो सकती है सेबी की फुल फॉर्म? साथियों देखिए स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट एंड इनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिल्कुल साथियों ये सिक्योरिटीज वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो साथियों कैंसर नाम का रोग होता है शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अच्छा सवाल है साथियों। अगला देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम है? तो कितने नगर निगम है? मैं कहूंगा 17 नगर निगम है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए मंगछेदु
मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहां पर किया गया है? तो साथियों, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो किया गया है वो भूटान में किया गया था। तो भूटान आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला देखिए, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष और कहां पर आयोजित किए गए थे? तो साथियों 1951 में आयोजित किए गए थे। कहां पर आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इसलिए राइट आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपका जवाब है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये साथों आपका गुलमर्ग में स्थित है। कहां पर भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान स्थित है? गुलमर्ग में स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? तो बिल क्लिंटन की आत्मकथा की अगर हम बात करते हैं तो माई लाइफ नाम की आत्मकथा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए साथों, उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो किस देश के साथ हुआ था साथों? चीन देश के साथ हुआ था। चीन आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो तानसेन संगीत समारोह जो आयोजित किया जाता है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तानसेन संगीत समारोह वाला ये सवाल आपके लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा रखी गई थी? तो ये साथियों अशोक के द्वारा रखी गई थी। अशोक आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर स्थित है? तो ये कहीं और नहीं बल्कि अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सही जवाब आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपके सवाल का जवाब होगा? मैं कहूंगा रेहड़ी वाले आपके सवाल का जवाब होगा। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह जो है वो रेहड़ी वाले है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, कह रहे भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1955 में साथों ये पारित हुआ था भारत में नागरिकता अधिनियम। इसलिए सही जवाब आपके सवाल का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी एक पिस्टल शूटर है? तो कौन साथियों पिस्टल शूटर है? सौरभ चौधरी, पंकज आडवाणी, संदीप चौधरी, अमित पंघाल। मैं कहूंगा सौरभ चौधरी की अगर बात करते हैं तो ये खिलाड़ी है कि पिस्टल शूटर है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया? तो आपका जवाब साथियों जो होगा वो ब्रिटेन हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार जो है ये ब्रिटेन देश से लिया गया। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? तो आपका जवाब साथियों बारदोली सत्याग्रह नहीं, चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। यानी कि ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल थी। तो ये कब की गई थी? मैं कहूंगा ये नवंबर 2016 में की गई। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो अंतरराष्ट्रीय सबसे अगर बात करते हैं तो भारत बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी, यानी कि भारत की जो सबसे ज्यादा जो टच है, सबसे ज्यादा लंबी सीमा टच करता है वो बांग्लादेश करता है। तो आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा ऐसा? तो कर्णप्रयाग है। तो आपके सवाल का जवाब कर्णप्रयाग हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो किसको नहीं किया गया है ये बात आपसे पूछी जा रही है। निशा को, रवि को, जायद को, खरीफ को। तो मैं कहूंगा ये तीनों तो भारत में फसल के प्रकार हैं, लेकिन निशा ये क्या चीज है? तो ये गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहां पर बनाई गई है? तो सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहां पर बनाई गई है? मैं कहूंगा चीन देश में बनाई गई है। तो चीन आपके सवाल का जवाब होगा। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने किस रोग के उपचार होना चाहिए साथियों, किस रोग के उपचार के लिए कार्टेमी दवा को मंजूरी दी है? तो जो कार्टेमी दवा को मंजूरी दी है साथियों ये कौन सा रोग है? मैं कहूंगा रक्त कैंसर का रोग है। यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने रक्त कैंसर रोग के उपचार के लिए कार्टेमी दवा को मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो साथियों सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने यह प्राप्त किया है। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए, किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद्य एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो अभेद्य एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो ये हरियाणा ने लॉन्च की है। तो हरियाणा आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश साथियों वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य बन चुका है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, गुरजंत सिंह
किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की थी? तो ये पता साथियों हॉकी के खेल से संबंधित है। जो गुरजंत सिंह है ना, ये हॉकी के खेल से संबंधित है और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है? तो किस राज्य की बात चल रही है? मैं कहूंगा कर्नाटक राज्य की बात चल रही है। कर्नाटक राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति को पेश किया है। किस देश ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये काम साथियों जो किया है यूके ने किया है। तो यूके आपके सवाल का और निष्कर्ष वाला सवाल है। कह रही कि कुछ पेंट्स किताबें हैं, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये आपके पेंट्स हो गए और कुछ पेंट्स यानी कि इतने पेंट्स क्या हो गए साथियों, इतने पेंट्स यहाँ पर किताबें हो गई। कह रही कि सभी किताबें पेंसिल हैं, तो मान लीजिए ये सभी किताबें क्या हो गई साथियों, सभी किताबें पेंसिल हो गई। अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। कुछ पेंट्स पेंसिल हैं, बिल्कुल साथियों इतने पेंट्स जो है ना ये पेंसिल है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई पेंसिल किताब नहीं है, कोई पेंसिल किताब नहीं, ये गलत है। इतनी पेंसिलें साथियों किताब है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है साथियों कि 12 है, 23 है, 34 है और उसके बाद साथियों 45 है और फिर 56 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके बाद जो नंबर आएगा साथियों वो क्या नंबर आएगा, फटाफट मुझे बताइए। तो यहां पर आपका देखिए कॉन्सेप्ट आप देखेंगे और सही तरीके से अगर आप चलेंगे तो मेरे हिसाब से आपका जवाब यहां पर आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए साथियों इसमें कुछ नहीं हुआ है साथियों। 12 से 11 हुआ है, 12 से 23 हुआ है तो 11 बढ़ा है, फिर 23 से 34 हुआ है तो 11 बढ़ा है, फिर 11 बढ़ा है और फिर 11 बढ़ा है, तो अब 11 बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो 67 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। आपके रीजनिंग के सेक्शन में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा साथियों। उसके बाद देखिए इंसेक्ट को इन लेटर्स के रूप में लिखा जाता है। उसके अलावा साथियों हाउसफ्ली को इन लेटर्स के रूप में लिखा जाता है, तो बटरफ्लाई को किन लेटर्स के रूप में लिखा जा सकता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ से आई 9 पर होता है, जैसे कि आई 9 पर, एन 14 पर, एस 19 पर, ई 5 पर, सी 3 पर, टी 20 पर होता है। जे की अगर बात करें 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, एफ 6 पर, डी 4 पर, यू आपका 21 पर। तो 9 से 10 हुआ है, 14 से 15 हुआ है, 19 से 20 हुआ है, 5 से 6 हुआ है, 3 से 4 हुआ है, 20 से 21 हुआ है। कि यहाँ पर भी यही लॉजिक है। 8 से 9 हुआ है, एच से आई हुआ है बिल्कुल, और वाई से जेड हुआ है बिल्कुल साथ। तो अब इसमें आपको एक 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 बढ़ाते जाना है। जैसे कि बी के बाद सी आता है, यू के बाद क्या आता है, वी आता है, टी के बाद यू आता है, फिर यू आता है, ई के बाद साथ एफ आता है, आर के बाद एस है, एफ के बाद जी, एल के बाद साथ क्या आता है, एम आता है और वाई के बाद जेड आता है। अब आपको देखना है कि ये कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी बी डब्ल्यू एफ एस जी एम जेड, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथों अगले नंबर का सवाल देखिए। इस टाइप का सवाल जो होता है पता नहीं क्या हर बार गलती यही हो जाती है कि भाई यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो पाता। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है कि भैया जहां पर प्लस दिखे तो वहां पर भाग लिख देना, जहां पर माइनस दिखे भाग लिख देना, प्लस दिखे गुणा लिख देना। सवाल आपके सामने है साथियों 6, उसके बाद 20, उसके बाद साथियों 12, फिर 7 और फिर 1। इसको कैलकुलेट करके आएगा क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर भाग है तो भाग का मतलब क्या, भाग का मतलब माइनस है तो माइनस आ गया। गुणा का मतलब क्या, प्लस है प्लस आ गया। प्लस का मतलब क्या है, गुणा है, और माइनस का मतलब क्या है, सातों भाग है। इसको कैलकुलेट करके आंसर मुझे बता दीजिए। देखिए साथियों सबसे पहले अगर बात करें तो 7 भाग 1 तो 7 ही तो होगा, है ना। 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है, और प्लस आपका 20 माइनस 6 हो जाएगा। तो अगर बात करते साथियों प्लस का 6 प्लस का 84, अगर इसको प्लस करोगे तो 90 हो जाएगा। 90 माइनस 20 की अगर बात करते कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो 70 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले नंबर का साथियों सवाल की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए, लड़की कह रही है एक लड़के का परिचय देते हुए क्या कह रही है, देखते हैं। कह रही कि यह मेरे चाचा के पिता, अच्छा मतलब लड़की कह रही कि ये लड़का जो है ना ये मेरे चाचा के पिता। चाचा के पिता कौन होंगे साथियों, दादाजी होंगे। चाचा के पिता यानी कि दादाजी की बेटी, यानी कि दादाजी की बेटी कौन होगी साथियों, फूफो होंगी, है ना। फूफो होंगी, फूफो का बेटा, यानी कि ये जो है फूफो का बेटा तो कहीं ना कहीं वो कजिन है, यानी कि भाई है। तो मैं कहूंगा लड़की का लड़के से क्या संबंध, यानी कि लड़का क्या कहेगा लड़की को, वो तो बहन कहेगा। तो बहन कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। अच्छा कुछ लोग भाई भी लगा सकते थे जो कि गलत हो जाता। आपसे ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में इस टाइप की लाइन अंत में लिखी होगी कि भैया लड़की का लड़के से क्या संबंध, या यहाँ पर सुरेश का मुकेश से क्या संबंध, या आदमी का औरत से क्या संबंध। तो जो से लिखा हो उससे पहले जो लिखा हुआ आपको देखना है वो क्या कहेगा सातु इसको। तो ऐसे आपको सातु करना होगा। उसके बाद देखिए साथियों यदि पाइप को 169 165 लिखा गया, ये कैसे लिखा गया है। तो स्वान को साथियों इसका आखिरी अंक क्या होगा। अब बहुत सारे देखिए ये कहने को तो है तो 1.5 लाइन का सवाल, इसमें कुछ नहीं है साथियों, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे और पेपर में साथियों ये सवाल आएगा। तो इसका तरीका देखिए, पाइप में अगर बात करते पी पहले है और पी जो आता है वो 16 पर आता है, तो मैं पहचान गया। अब देखिए पी आई पी और ई,
पी आता है 16 पर तो 16 लिखा है, आई आता है 9 पर तो 9 लिखा है, पी आता है 16 पर 16 लिखा है, ई आता है 5 पर 5 लिखा हुआ है। अब स्वान की अगर हम बात करते हैं, एस आता है 19 पर तो 19 लिख देंगे, डब्ल्यू 23 पर आता है और ए 1 पर आता है और एन आपका 14 पर आता है। यहां पर यह कहा गया है कि स्वान का आखिरी अंक क्या होगा, तो इसका आखिरी अंक देखिए क्या है, 4 है, तो मैं कहूंगा 4 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सवाल में कुछ नहीं था, लेकिन बस वही सी बात है, छोटी सी बात अगर ये आपके दिमाग में नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगा, और अगर आ गई तो नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए एक सटीक घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है, ठीक है, एक घड़ी है ये सुबह 9 बजा रही है अभी साथियों, ठीक है। कह रही कि जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है, यानी कि ये घड़ी जो है ना दोपहर का 3 बजे का समय दिखाती है, तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी, यानी कि घंटे की सुई यहां थी, यहां से ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, यहां तक आ जाएगी, है ना। चलिए, तो ये तो साथियों 180 डिग्री घूमेगी भाई साहब, कितना घूमेगी, क्यों 180, घंटे की सुई अगर पूरी ऐसे यहां से लेकर ऐसे घूमती यहां तक आती तो वो 360 डिग्री घूमती है, और अभी आधी घूमी है तो जाहिर सी बात है 180 डिग्री घूमेगी, तो घंटे की सुई जो घूमेगी वो 180 डिग्री घूमेगी। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों डायरेक्शन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि आपसे साथों यहाँ पर कह रहे कि प्रिया 20 मीटर पूरब की ओर चलती है, तो प्रिया मान लीजिए साथों अभी यहाँ पर है, ये 20 मीटर चलती है पूरब की तरफ, चला दिया इनको, कह रहे कि फिर वो बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और 40 मीटर की दूरी चलती है, 40 मीटर की दूरी चलती है बाएं मुड़कर, फिर वो दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और साथों कितना चलती है 30 मीटर यहाँ पर चलती है, 30 मीटर चला दिया। कह रहे अब वो दाएं मुड़ती है और 40 चलती है, दाएं मुड़ती है तो 40 चलेंगे, तो 40 लंबाई ये है तो 40 साथों ये होगी, ठीक है। कह रहे प्रिया अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये बात आपसे पूछी जा रही, आरंभिक बिंदु उसका ये था और अभी प्रिया यहाँ पर, तो ये दूरी कितनी हुई, देखिए जब ये दूरी 30 हुई तो मैं कहूंगा ये दूरी भी 30 होगी, तो ये दूरी 30 होगी और ये दूरी 20 होगी, तो 30 और 20 50 मीटर की दूरी पर है अपने प्रारंभिक स्थान से। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है ना, आदमी क्या कहता है ये देखिए, कह रहे कि उसके इकलौते भाई, यानी कि जो इसका इकलौता भाई है, इसके इकलौते भाई का पुत्र, इसके इकलौते भाई का जो पुत्र है वो मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि इस आदमी का ये कौन है, साला है ना, कौन है साथों, इस आदमी का साला है। तो वह महिला, ये महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है ना। चलिए तो देखते हैं साथियों हम लोग, देखिए यानी कि ये पत्नी का भाई साला होगा, है ना, और क्या कहा गया है, इकलौता भाई का पुत्र है। अच्छा, तो साले का पिता कौन होगा, अच्छा किसी भी मान लीजिए आपका साला है, साले का पिता कौन होगा साथों, ससुर होंगे, है ना, ससुर होंगे, तो ससुर की बहन हो गई है, तो मैं कहूंगा वह महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो वो महिला आदमी से, आदमी क्या कहेगा उस महिला को, ससुर की बहन कहेगा, क्योंकि ये साले साहब के पिताजी हैं, साले साहब के पिताजी ससुर हो जाएंगे, और एक तरीके से अगर बात करते हैं तो ये महिला यानी कि ससुर की बहन हो गई, तो ससुर की बहन आपके सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि माँ का बच्चे से जो संबंध है, बादल का संबंध साथियों किससे होगा, है ना। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से एक चीज आप लोग साथियों देखेंगे, जिस प्रकार बच्चे का माँ एक तरीके से जो संबंध है बादल का किससे हो, देखिए माँ बच्चे को पैदा करती है, सिंपल सी बात है, माँ बच्चे को पैदा करती है, तो बादल क्या पैदा करते हैं, मौसम बनाते हैं, मौसम पैदा करते हैं, नहीं पाप नहीं बारिश, मैं कहूंगा बारिश पैदा करते हैं बादल, बादल ही तो बारिश लाते हैं, ऐसे माँ बच्चा लाती, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे सिंपल सी बात है, एक चीज कही जा रही है यहाँ पर कि यदि मणि टोनी से लंबा है, तो जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा साथियों करते जाइए, यानी कि अगर हम मणि की बात करते हैं तो मणि जो है ना ये टोनी से लंबा है, ठीक है, तो मणि जो है ना ये टोनी के ऊपर रख दिया तो टोनी से लंबा हो गया, यानी कि मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है। कौन, मणि की अगर बात करते हैं तो ये टोनी से तो लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है, ठीक है, करके और टोनी मोहन जितना लंबा है, यानी कि टोनी जो है ना साथियों ये मोहन जितना लंबा है, तो टोनी जितना लंबा उतना ही लंबा मोहन है, लेकिन गोकुल से लंबा है। टोनी जो है ना मोहन जितना लंबा है लेकिन गोकुल से लंबा है, मतलब टोनी गोकुल से लंबा है, ठीक है भैया, तो गोकुल से लंबा हो गया साथियों टोनी, ये बात हो गई क्लियर। कह रहे कि मोहन, अच्छा तो मोहन, मोहन कहाँ पर है, मोहन ये है, तो मोहन टोनी से छोटा है, मोहन टोनी से छोटा नहीं है, मोहन टोनी के बराबर है, यहाँ पर बताया गया है। मोहन दीपक से लंबा है, मोहन दीपक से लंबा नहीं है, मोहन दीपक से छोटा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मोहन मणि से छोटा है, मोहन मणि से छोटा, ये बात बिल्कुल सही है, मोहन मणि से छोटा है, यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार को औसत उपस्थिति 410 है और शेष दिनों में 230 होती है ना, यानी कि पूरे महीने की बात की गई, और पूरे महीने में कितने दिन होते हैं साथियों, 30 दिन यहाँ पर होते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने की प्रतिदिन औसत उपस्थिति क्या होगी, बहुत शानदार सवाल है। देखिए पूरे महीने में जो रविवार को औसत उपस्थिति बताई गई है वो 410 बताई, यानी कि रविवार कितने होते हैं साथियों, 5 मान लेते हैं, तो 5 रविवार जो होंगे उनकी औसत उपस्थिति 410 लोगों की थी। तो अगर हम इनका योगफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, 0 5 एकम 5 5
चौक 20 हो जाएगा। यानी कि जो 2050 लोग साथियों आते थे रविवार को, और शेष दिन कितने बचे, शेष दिन आपके 25 बचे। तो 25 दिनों में साथियों 230 होती है, कितनी होती है साथियों, अगर बात करते हैं यहाँ पर 230 होती है। ये बात आपकी साथियों क्लियर है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो साथियों अब यहाँ पर 230 लिख देंगे, 230 है, सॉरी 230 है, 230 आ जाएगा। अब इनको आप गुणा करा लीजिए और यहाँ से निकाल लीजिए 25 दिन में टोटल कितने लोग आए। तो गुणा कराइए सबसे पहले साथियों 23 और 25 के गुणा कराइए। तो 5 3 आपका 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 11 हो जाएगा, 23 दूना आपका 46 हो जाएगा, 5 7 5 यानी कि कितना आ जाएगा साथियों, अगर बात करें यहाँ पर एक जीरो भी तो लगाना है, 5750 यहाँ पर आ गए। तो अब अगर बात करते कह रहे कि 30 दिन की, 5 दिन का योगफल, 5 दिन में लोग आए 2050 और 25 दिन में लोग आए 5720 5750, तो 30 दिनों के महीनों की औसत उपस्थिति क्या रही, 25 दिन और 5 दिन बोले तो 30 दिन टोटल रही कितनी, 5750 में जोड़ दो, 5750 में 2050 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 0 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया और 7 7, यानी कि 7800 साथियों कुल मिला के 30 दिनों में जो कुल मिला के लोगों की उपस्थिति रही वो 7800 रही। तो इनका औसत निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना 6, 3 6 18, 0 आ गया, 260 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को आपसे कह रहे कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार चलाकर अपने गंतव्य पर 7 घंटे में पहुंच जाता हूं, मैं उसी गंतव्य पर 5 घंटे में किस चाल से पहुंच सकता हूं, ये बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए भाई देखिए साथियों 40 किलोमीटर यानी कि चाल की अगर हम बात करते हैं साथियों, चाल यहाँ पर कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है कि औसत चाल से कार चलाकर समय कितना ले रहा है, समय 7 घंटे का ले रहा है, ये लिखा हुआ है। समय कितना है, 7 घंटे का साथियों समय है। तो यहाँ से सबसे पहले हम दूरी तो निकाल लें साथियों, और फिर उस दूरी को यानी कि मैं उसी गंतव्य पर यानी कि उसी दूरी पर 5 घंटे के हिसाब से चलूं तो कितनी चाल में पहुंच जाऊंगा, कितनी चाल साथियों होगी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होती है, चाल है 40, समय है 7, यानी कि दूरी आपकी कितनी निकलेगी साथियों, 7 चौक 28 निकलेगी, 280 किलोमीटर की साथियों ये आपकी दूरी होगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो 280 किलोमीटर की दूरी है, 5 घंटे में अगर इसको तय करना है तो चाल कितनी रखना पड़ेगी, कट करिए, 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा, 3 जाएगा 30 हो गया, 5 छंग आपका 30, यानी कि आपको चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रखनी होगी। 56 किलोमीटर प्रति घंटा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे करेंगे एक कार 35 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में और अगले 25 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय कर लेती है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाएंगे। एक कार 25 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में और अगले 25 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय कर लेती, कार की औसत चाल यहाँ पर क्या होगी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल की अगर बात करते हैं साथ तो यहाँ पर वही होता है कुल दूरी, है ना, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। चलिए भाई, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कुल दूरी कितनी है 35 किलोमीटर की और 25 किलोमीटर की, तो कितना हो गया साथियों, 35 और 25 की अगर बात करें 60 हो गया, तो 60 किलोमीटर की कुल दूरी हो गई। समय की अगर बात करते हैं 40 मिनट और 35 मिनट 75 मिनट हो गया साथियों, कितना हो गया 75 मिनट साथियों यहाँ पर हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं साथियों, 75 मिनट हो गया। तो 75 मिनट को घंटे में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, कोई भी अगर मिनट है इसको घंटे में बदलना है 60 से भाग दे दो, 60 से भाग दोगे तो ये चीज ऊपर चली जाएगी 60 साथियों, है ना। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, अगर 15 पंजे 75, 15 चौक 60 कर देंगे, 12 5 से कट करेंगे 12 आ जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि चाल जो निकल कर आई आपकी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की निकल कर आई, और 48 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रही है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, उसे 9 गुना होने में कितना वर्ष लगेंगे। इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूं, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने वर्षों में, कितने भी वर्ष लिखे हो, कह रहे कि इतने वर्षों में इतना गुनी हो जाती है, तो इतना गुनी होने में उसको कितना वर्ष लगेंगे। देखिए 5 वर्षों में 3 गुनी हो रही है, तो मैं कहूंगा 5 वर्ष की अगर हम बात करते हैं 5 वर्ष में कितना गुनी हो गई, 1 गुनी होगी ये, और 1 गुनी से 5 वर्षों में 3 गुनी हो गई। देखिए 1 से 3 गुनी हो गई, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, और कह रहे कि 9 गुना उसको बनाना है। जब 1 से 3 गुनी हुई तो फिर 3 गुनी से 3 गुनी के 3 गुनी करोगे तो 9 गुनी हो जाएगी, तो ये भी साथियों 5 वर्षों में होगी। तो कुल मिला के 5 वर्ष और 5 वर्ष यानी कि 10 वर्षों में वो 1 गुनी से कितने गुनी हो गई, 9 गुनी हो गई। तो 10 वर्ष आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है, अर्जित लाभ प्रतिशत पे बताइए। तो साथियों आपको पता होना चाहिए लाभ प्रतिशत बदलने के लिए लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य आता है। तो लाभ कितना है, लाभ 11 टॉफियों के बराबर है, तो 11 गुणा 100 हो जाएगा। नीचे क्रय मूल्य कैसे लिखोगे, 55 में से 11 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा साथियों, 44 आ जाएगा। तो 44 नीचे आ गया, 11 से कट होगा 4 होगा, 4 से कट होगा 25% आ जाएगा, यानी कि अर्जित लाभ प्रतिशत पता कितना होगा, 25% होगा। 25% आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक। ये क्लास आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और
अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।